इन तमाम चीजों को देखने का नाम एपिस्टेमोलॉजिकल। तो अब जरा इससे पहले कि हम स्क्रीन पर चलें, मुझे बताइएगा कि एपिस्टेमोलॉजिकल क्या है। आई एम श्योर कि ये तो आपको पता चल गया होगा, एपिस्टेमोलॉजिकल इशू। अब जी, यहाँ पे वो बात करना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि एपिस्टेमोलॉजिकल इशू, याद रहे, अब दो चीजों के दरमियान फर्क बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्राइम के अंदर, यानी कि क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर, और सॉरी क्रिमिनोलॉजी के अंदर, और आपके क्रिमिनल लॉ के अंदर या पॉलिसी के अंदर। एपिस्टेमोलॉजिकल इशू ये आपके पास हेडिंग है। वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, the difficulty of communication between the system does not mean that they operate in the manner disconnected from one another। वो समझाना चाहता है कि भाई देखो, क्रिमिनोलॉजी के अंदर और क्रिमिनल लॉ के अंदर एक ताल्लुक है। और वो ताल्लुक क्या है? वो ताल्लुक ये है, क्रिमिनोलॉजी जो है वो आप जानते हैं कि क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या काम करता है। जरा मुझे बताइएगा, क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या काम करता है, क्या जॉब है जी क्रिमिनोलॉजिस्ट की? क्रिमिनोलॉजिस्ट की जॉब जो है वो ओनली स्टडी है, ठीक है। तो उसने क्या करना होता है सर, और क्रिमिनल लॉ वाले की क्या जॉब होती है? क्रिमिनल लॉ वाले ने क्या करना होता है, उसने क्या देना होता है क्रिमिनल लॉ वाले ने? लॉ मेकिंग, पॉलिसी बनाना चाहिए। अब जरा बात इसकी और से समझिएगा ताकि आपको मेन पॉइंट समझ में आ सके। पॉइंट ये है, वो ये कहता है कि अभी आपने जो क्रिमिनोलॉजिस्ट की बात की और आपने क्रिमिनल लॉ की बात की, ये दोनों के दोनों जो हैं मुख्तलिफ सिस्टम हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है दोनों के दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं, ठीक है। डिस्कनेक्टेड हैं, मुख्तलिफ जरूर हैं लेकिन डिस्कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऑन द कंट्रारी दे आर नॉट सील्ड ऑफ फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वो समझाना चाहता है कि अक्सर लोग ये समझते हैं, और जैसा कि हमने भी जो है वो देखा, एपिस्टीमोलॉजिकल इशू, इल्म का इशू, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना, नईम और आमिर की, कि नईम की जो थ्योरी है वो अलहदा से निकल आती है। नईम कहता है कि मैं तो गिनती के हिसाब से चोरों को गिनूंगा। आमिर साहब कहते हैं कि नहीं यार, मैं तो चोरों को गिनूंगा लेकिन किसों से गिनूंगा, उनके इंटरव्यूज करके। फिर मुझे पता चलेगा कि इस क्वालिटी के लोग जो हैं वो चोर होते हैं, वो डाकू होते हैं। तो वो ये कहता है कि इसी तरह से अगर आप क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें आप ये समझ लें, ये कहते हैं कि हमें सिर्फ क्राइम को स्टडी करना है। क्रिमिनल लॉ वाले वो लोग होते हैं जो कि क्राइम बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट जो है वो होते हैं, एक दूसरे से डिसकनेक्टेड होते हैं। अगर टाइटल को समझने की कोशिश कीजिएगा, एपिस्टीमोलॉजिकल इशू, एपिस्टीमोलॉजिकल इशू ये होता है इल्म की स्टडी करना, किसी चीज से नॉलेज की स्टडी करना। एक ग्रुप है हमारे पास क्रिमिनोलॉजिस्ट, उनका नॉलेज और है। एक ग्रुप यहाँ पे है हमारे पास, ये जो है वो क्रिमिनल लॉ वाले हैं, इनका नॉलेज, इनकी स्टडी और है। जैसे कि हेडिंग बता रही है, इन दोनों ग्रुप के अंदर जो नॉलेज का इशू है उसे हम एपिस्टीमोलॉजिकल इशू कहते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आई है? ये सबसे मुश्किल हमारे पास कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एपिस्टीमोलॉजिकल इशू दोनों ग्रोहों के दरमियान जो इल्म था, जो मुख्तलिफ इल्म है, वो हमारे पास जो है उसको समझने का नाम एपिस्टीमोलॉजिकल इशू है, क्लियर? अब जी, एपिस्टीमोलॉजिकल इशू हमें यहाँ तक पता चला, क्लियर हुआ? कुछ लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक समझ में आ रहा है। Great। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है एक और चीज सामने आ जाती है, और वो चीज हमारे पास ये सामने आती है, वो ये कहता है कि दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो फील्ड ऑफ नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। हाँ, ये सच है कि दोनों के दोनों सिस्टम जो है इनके एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ होता है, ठीक है। इनके जो है वो एक दूसरे से तरीकेकार मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये सारे के सारे जो है वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो प्रोसीड फर्दर करते हैं,
लेकिन दोनों के दोनों सिस्टम्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। देयर ओन रूल्स फॉर रिड्यूसिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट इन्वायरमेंट। क्रिमिनल लॉ वाले हैं वो अपना रूल फॉलो करते हैं, और दूसरे वाले हमारे पास जो है उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अब इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि हमारे जो कवानीन है वो दूसरे के बारे में हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब ये कहता है कि एक क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है, मिसाल के तौर पर क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उसने क्या किया, ऐसा नहीं है कि उसने जो नॉलेज दे दिया दूसरे ने, लॉ बनाने वाले ने वो मानना ही मानना है, लेकिन वो कहता है कि ये भी जरूरी है कि पॉलिटिक्स एंड लॉ, तो यानी कि जब आप बात करते हो सियासत की और जब कवानीन बनाते हो तो वो साइंटिफिक लोगों से जो है वो राय लेते हैं। मिसाल के तौर पर सियासत में कोई चीज चल रही हो, आपको देखना है कि जी हमें कोविड-19 को कैसे काबू करना है। अब क्या होगा कि आप साइंस से राय लेने की कोशिश करेंगे, साइंटिस्ट से पूछेंगे हाँ जी कैसे हमने काम करना है, सारे के सारे काम जो है वो करेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने डिसीजन मेकिंग जो है वो साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग कर दे, ठीक है। अब मुझे जरा बताएं, जब कोविड-19 हुआ था, पाकिस्तान के अंदर आया था, साइंटिफिक स्टडी क्या थी, फासला रखें, मास्क पहने, बाहर नहीं निकलें, सारी के सारे जो है वो वैक्सीनेशन लगवाएं। लेकिन मुझे बताएं कि क्या पॉलिटिशियंस के लिए ये मुमकिन था कि सारी की सारी चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट करें, सारे के सारे पाकिस्तानियों को मास्क पहना दें, सबको वैक्सीनेशन लगवा दें, सबके दरमियान फासला रख दें, क्या ऐसा मुमकिन नहीं था? नहीं। लेकिन जो है ये राय किसने दी थी इनको कि ऐसा किया जाए, किसने दी थी? साइंस ने, साइंटिफिक यानी कि क्रिमिनोलॉजिस्ट ने राय दी। तो भाई बात ये है, साइंस ने राय दी, साइंटिफिक क्रिमिनोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई अगर आप ये चाहते हो कि कंट्रोल किया जाए तो ऐसा करो। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस ने हेल्प जो है वो मांगी साइंस से, लेकिन ये चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। तो इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, एक डिपार्टमेंट दूसरे से राय मांगे और उसको अप्लाई भी करें, ठीक है। अब साइंटिफिक के जो राय थी उसके मुताबिक तो सबको हो सकता था कि आप घरों में महसूस कर, ठीक है, आप सबको जो है वो घरों में महसूस कर। तो ऐसा वो कहता है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि कुछ जो है वो आप खास उम्र के लोगों को कह दें कि अच्छा जो चोरी करते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं वो इस तरह के होते हैं, आपकी राय तो ये डिपार्टमेंट वाले ले सकते हैं लेकिन उसको लागू नहीं कर सकता। अगर उसको लागू कर देंगे तो जो इशू पैदा होगा वो होगा एपिस्टिमोलॉजिकल इशू। यहाँ तक समझ में आई है? एपिस्टिमोलॉजिकल इशू, ठीक है। सो जी, ये हमारे पास यहाँ तक है एपिस्टेमोलॉजिकल इशू। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो आगे डिटेल से चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जी आमरा यहाँ से पढ़िएगा, however a distinction must be made। However, a distinction must be made between facts and truth. The law cannot avoid facts should the legal conditional program that dictate that certain facts, which may be determined with the aid of scientific knowledge, lead to corresponding conclusions. Even scientifically gained and politically or legally needs that are not always feasible for internal system goals. The basic problem lies in the epistemological limitations of social sciences. The pursuit of the truth by means of empirical investigations is endless as empirical results and their interpretations are of a preliminary nature, thus providing the foundation for the next hypothesis. Even the most exact description perfect perfect correspondence with observation would be suspicious rather than satisfying. Social sciences include criminology must therefore be open to new options of experiencing the world based on different views or better methods. अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये वो कहता है कि जी ये दोनों डिपार्टमेंट ए और बी में तो आपको फर्क समझ में आ गया कि ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ तक तो आपको कोई मसला नहीं, क्लियर है। अब वो कहते हैं कि देखिए दो चीजें मुख्तलिफ होती हैं, फैक्ट और ट्रुथ। जैसे ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो मुख्तलिफ हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपको सारे के सारे फैक्ट देना शुरू कर दूं और आप जो है वो उसके ऊपर जो है वो लॉ बना दें, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप कोई कानून साजी कर रहे हैं और जो फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं आप उसको इग्नोर कर दें। मिसाल के तौर पर अनवर मकसूद ने एक प्रोग्राम में कहा था
कि माहिरा खान ने गालिबन उन्होंने पूछा कि अनवर मकसूद साहब, पाकिस्तान में अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी मैं जितने भी बेईमान लोग हैं उन सबको छोड़ दूंगा। ठीक है, सबको छोड़ दूंगा। ये एक ट्रुथ था। तो उन्होंने कहा जी छोड़ेंगे क्यों? कहते हैं कि 23 करोड़ की आबादी है, अगर मैं हाथ काटने पे आया तो इसका मतलब है 19 करोड़ अवाम के हाथ कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको फैक्ट का पता हो। तो ये कहते हैं कि दोनों के दोनों डिपार्टमेंट जो हैं, अगर आपको किसी ने फैक्ट दिए हैं या ट्रुथ दिए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि या तो आप उस पर मुकम्मल रिलाई करो और ना ही आप उसे अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड भी नहीं उसे कर सकते हो मुकम्मल तौर पर। तो आपने क्या करना है, ना उस पर रिलाई करोगे ना उससे अवॉइड करोगे, तो करना क्या? कहते हैं लॉ जो होता है ना, लॉ बेसिकली कंक्लूजन का नाम है। लॉ बेसिकली हमारे पास कुछ चीजों को कंक्लूड करने का नाम है, लीगल कंडीशनिंग का नाम है। आप चोरों को सजा क्यों देते हैं? आप सिर्फ इसलिए देते हैं कि उनकी प्रोग्रामिंग को कंडीशनल कर दिया जाए कि सर्टन फैक्ट्स को कबूल कर लें, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो साइंस ने आपको बताए हैं, और उसके बाद आप ये नतीजा अखज कर लें कि जब चोरों को एक खास किस्म से इस तरह से रखा तो हमारे पास जो है वो इस तरह से रिजल्ट आए। मिसाल के तौर पर जो है वो आप एक इलाके में चले, वहां पे आपने देखा कि जो लोग नशा करते हैं या शराब पीते हैं वही क्राइम करते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम पूरे के पूरे पाकिस्तान के हर उस इलाके में जहां पे भी कोई शराब पिएगा या नशा करेगा वही चोर है, पुलिस को कह दें कि सबसे पहले उसको पकड़े? जबकि फैक्ट तो यही है। क्या ऐसा मुमकिन है? यस या नो? कि हम ये कहें कि फैक्ट है जहां पे भी जो शराबी है, जहां पे भी जो है वो चर्च पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, वो चोर हो सकता है। ये एक फैक्ट है। क्या इस फैक्ट को पूरे पाकिस्तान के ऊपर हम लागू करके वहां पे जो है वो चोरों को पकड़ सकते हैं? ये हमारे पास जो है वो मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोग्राम। ये हमें बताता है कि सर्टन फैक्ट्स को कबूल करो और सर्टन को इग्नोर कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको एथिकल कंसिडरेशन को भी जो है वो अपने अख्तियार में लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो इंपेरिकल इशूज के क्रिमिनोलॉजिस्ट और जो क्रिमिनल लॉ बनाने वाला है उन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हमारे पास कि अगर जो है वो क्यों हम सबके सब फैक्ट्स को नहीं ले सकते, कि दूसरे पैसेज में क्लियर हो गए। ये हम बड़ी आसानी से और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। इसके आगे हम बड़ी स्पीड हमारी तेज हो जाएगी। और मैं एमओसीसी के अपने क्रिमिनोलॉजी के नोट्स आपके सबके सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे का सारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे आपके लिए नोट्स भी अपडेट में साथ साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये वो सवालों का जवाब है जो आपने लिखना है सारे का सारा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये है क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ, इसकी सेटिंग थोड़ी ठीक कर देंगे, लेकिन जैसे ये पूरे का पूरा क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्या लिखोगे, दूसरे में क्या लिखोगे, ठीक है, तीसरे में क्या लिखोगे, मेन पॉइंट्स आपके कौन कौन से होंगे, किस किस तरह से प्रोसीड फर्दर करोगे, ये सारे के सारा जो है वो आप प्रोसीड फर्दर करोगे इस तरह से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है जी मेन पॉइंट्स है वो। इनको हमने जो है वो देखना है, इनको हम कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो साथ में हम चलते चले जाएंगे, रिमूव कर देंगे कितना गलती से जाएंगे। ओके, अच्छा जी, अब देखें जिस तरह से आज हमारा जो है वो कंसर्न था वो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला आप जो है वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जी, द एपिस्टेमोलॉजिकल इशू। जो बातें मैंने बताई वो मैंने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये देखें ये क्या है, वन एग्जाम्पल्स हैं वो इसके क्या है, ओवरऑल जो मैं बातें कर रहा हूँ वो मैंने सब के सब यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए जो अगला हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन है जो कि हमारे पास डेविएंस से रिलेटेड है, वो भी यहाँ पे है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएंस। अब ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट आसान लैंग्वेज में भी आपके लिए लिख दिया ताकि पेपर से पहले पढ़ना क्या है, आपके पास अपने नोट्स भी हों और ये नोट्स भी आपके पास हो। ठीक है, ये भी आपके लिए तैयार, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो इनकी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगा ये। ठीक है, और ये आपकी डिजिटल लाइब्रेरी में भी अपडेट कर दिए हैं ताकि गुम भी हो जाए तो मत। ओके जी, अब हम जो है वो लास्ट पे बात करते हैं कि इवन साइंटिफिकली गेन एंड politically और लीगली नीडेड फैक्ट्स आर नॉट ऑलवेज विजिबल। तो उसमें उसने यही बताने की कोशिश की है कि जो आप साइंटिफिकली जितने भी फैक्ट्स जो है वो इकट्ठे कर लें वो हमेशा आपके लिए फिजिबल नहीं है कि आप उनको जो है वो देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें ये समझ में आई, मैं आपका माइक में बंद कर रहा हूँ कि थोड़ा शोर आ रहा है, बाद में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ओपन कर लीजिएगा। तो जी ऑथर जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप फैक्ट्स के ऊपर बिल्डिंग सारी की सारी खड़ी कर दें
या आप जो है वो उसके ऊपर चले जाएं या फैक्ट्स को इग्नोर करें। आगे जी क्रिमिनोलॉजी एज एन ऑब्जर्विंग साइंस, जरा टाइटल पे गौर कीजिएगा, ऑब्जर्विंग साइंस। क्रिमिनोलॉजी क्राइम की स्टडी एज एन ऑब्जर्विंग साइंस, जो ऑब्जर्व करती है। ठीक है, वो कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी का ये काम नहीं है कि फौरन से जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक चीज को देखा और उसके बाद फौरन से जो है वो कह दिया कि हाँ जी ये जो है वो क्राइम है। क्रिमिनोलॉजी एक ऑब्जर्विंग साइंस, ऑब्जर्विंग साइंस में होती है एक ऐसी साइंस जिसमें आप चीजों को पहले ऑब्जर्व करते हो फिर कोई बात करते हो। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, पहले चीजों को ऑब्जर्व करते रहे कि अच्छा जी ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक ऐसी साइंस है जिसका काम जो है वो बेसिकली ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर क्या करेगा, फिर मुशाहिदा करेगा। एक ऐसी स्टडी जो क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर को समझे, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बाद, डाटा और एविडेंसेस के बाद। ठीक है जी, आमरा प्लीज पढ़ेगा अनडाउटली। Undoubtedly, criminology has generated an impressive corpus of knowledge which more precisely would be able to alter some of the legally bound perceptions of reality. A few examples had already been given. They signaled first system specific difference of how to handle the crime problem. Further examples are scientifically directed against some obvious counterproductive elements of criminal policy and its applications on criminal law. They refer, among others, to the poor rehabilitating effects of imprisonment, especially the detrimental effects of severe penalties on juvenile delinquents in view of the establishment of criminal careers. The spiral between punishment, social exclusion, recidivism, harsher punishment, further exclusion, and so forth. थैंक यू सो मच। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी जो है वो कहता है कि हैज जनरेटेड एन इम्प्रेसिव कॉर्पस ऑफ नॉलेज। क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अभी तक क्या किया है, उन्होंने पूरी की पूरी मेहनत करके बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लिया। कॉर्पस, बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा होना जो है वो। तो अब जो, जब आपने किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, मिसाल के तौर पर एक जगह पे एक बंदा बैठा है, उसका काम है ना सुबह बेंच पे आके बैठ जाना और लोगों को इर्द गिर्द ऑब्जर्व करना, डेफिनेटली उसका मतलब ये है तो उस बंदे के पास बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा हो गया ऑब्जर्वेशन के बाद। तो एन इम्प्रेसिव कॉर्पस ऑफ नॉलेज का मतलब है ये ऑब्जर्व कर करके इन्होंने नॉलेज को इकट्ठा कर लिया। इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाहता है, तो सादा लफ्जों में मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो हमारे पास अब एक सिस्टम से मूव ऑन करता है। ठीक है, सिस्टम से मूव ऑन करता है। अब सिस्टम से क्या मूव करता है, नॉलेज इकट्ठा करके इन्होंने क्या किया, वुड बी एबल टू ऑल्टर सम ऑफ लीगली बाउंड परसेप्शन ऑफ रियलिटी। कुछ ऐसे असूलों को इन्होंने बदल दिया ऑब्जर्विंग साइंस से जो कि पहले थे। वो क्या था, मिसाल के तौर पर पहले लोग जो है वो क्या करते थे, क्राइम को अपनी तरह से हैंडल करने की कोशिश किया करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि भाई जो गरीबों को तुम लोग जो है वो जितनी मर्जी सजाएं देते रहो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने इफेक्ट ऑफ इम्प्रेजनमेंट जो है वो उनको उसमें से नहीं होता है। आप उनके ऊपर जो सिविल पेनल्टीज लगा रहे हो उनका असर नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन के साथ चीजों को बदलने की कोशिश की, ये डाटा को एनालाइज किया, उसके बाद बदलने की कोशिश की। तो इसमें इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि किस किस तरह से मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो जो दूसरों साथ के हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने बताया, ऑब्जर्विंग साइंस वाली ही क्रिमिनोलॉजी ने बताया प्रैक्टिकल क्रिमिनोलॉजी क्या होती है। ये प्रैक्टिकल क्रिमिनोलॉजी वही है जो आपने देखा था। उन्होंने ये कहा था कि यार ये तो किसी मसले का हल नहीं है, तो कोई बंदा चोर है आपने उसको लेबल कर दिया, तो ये तो किसी मसले का हल नहीं है। मार्क्सिस्ट थ्योरी हमने देखी थी कि जब मुआशरे के अंदर आप फर्क पैदा कर देते हो, जब कोई गरीब होता है तो वो देखता है कि मेरा हमसाया बड़ा अमीर है, तो उसका भी दिल करता है कि उसकी तरह अमीर बनने की कोशिश करे। ठीक है, तो हमारे पास क्रिमिनोलॉजी की वो वाली ब्रांच जो कि ऑब्जर्विंग साइंस है वो कहलाती है, जो ऑब्जर्व करती है, जो कि चीजों को ऑब्जर्वेशन में से गुजारती है, डिटेल से उसको देखने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उन चीजों को डिटेल से देखने के बाद अपना एनालिसिस देती है। ठीक है, अपने एनालिसिस को बताने की कोशिश करती है कि आप जो लोग जो हैं पहले ऑब्जर्व करें, उसके बाद जो है वो कोई भी अपना लॉ जो है वो प्रेजेंट करें। और इसने ये भी बताया, कि देखें, इसमें आप ऑब्जर्वेशन से लॉ बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से लॉ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से लॉ बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से लॉ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से लॉ बनाने की कोशिश करें। ठीक है,
मिसाल के तौर पर दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल मॉरल रूल नहीं है, तो जो अमेरिका के अंदर भी सजाओं का एक ही कानून हो, यहाँ पर भी जो है वो एक ही कानून हो। वो ये समझाना चाहता है कि अगर आप क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको वहां पे ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है वो आप प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप जो है वो जो मर्जी करते चले जाएं, आप कभी भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर रहते हुए क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इज इट क्लियर? क्रिमिनोलॉजी एज एन ऑब्जर्विंग साइंस सम्राट वो ब्रांच है जो क्रिमिनोलॉजी के अंदर ऑब्जर्वेशन के बाद डाटा को इकट्ठा करती है, प्रेजेंट करती है और बताती है कि हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर ही हम जो है वो चीजों को प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी हमारे पास है क्रिमिनोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जरा इस टर्म को गौर से देखिएगा। क्रिमिनोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ स्टडी करना। ऑब्जर्वेशन कुछ ना कुछ स्टडी करना। अब किस चीज को आपने स्टडी करना? आपने ये स्टडी करना है कि किस तरह से क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल लॉ वाली ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो इस्तेमाल हुई हैं किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। कोई सोसाइटी जो है वो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स सिटीज को कहा जाता है, किसी भी स्थिति के अंदर उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है क्रिमिनल लॉ से और क्रिमिनल पॉलिसी से। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये क्रिमिनोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द पॉलिटिकल साइंस मुख्तलिफ चीजों पर बात करते हैं। हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहले पढ़ते हैं पहले पैसेज को, फिर देखते हैं कि राइटर क्या कहता है। लेकिन क्रिमिनोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किसी भी रियासत के अंदर क्राइम कैसे प्रोसीड फर्दर करता है उसको समझने का नाम है। जी प्लीज। The traditional war on crime, with its ever increasing number of criminal laws, harsher punishment, and longer sentences, and with elaborate, incapacitating regimes, is still dominating the agenda of legislation and law enforcement agencies, and thereby will remain of interest for criminological observation. The well known key phrases for such analysis are culture of control or governing through crime. One may say that the criminal law is close connection with criminal policy is exceeding the area of case related crime control and gradually developing more universal standard of governing society by e.g. Broadening the area of criminalizable human behavior and actions. ओके जी, थैंक यू सो मच। अब इस पहले पैसेज में राइटर कहता है कि ट्रेडिशनल वॉर ऑन क्राइम, रवायती तौर पे क्या होता था, जिसने जुर्म किया उसको सजा देना शुरू कर दिया और हमने मजीद लोगों को कंट्रोल करने के लिए कवानीन मजीद बढ़ा दिए। तो नहीं हो रहा, मजीद सख्त करते चले जाओ, हार्शर हम करते चले गए पनिशमेंट को, सजाएं बढ़ाते चले गए। अच्छा, इसने कत्ल कर दिया, इसको 20 साल दे दो, उसको 40 साल दे दो। लेकिन वो कहता है कि आज भी जो एजेंडा है ना लेजिस्लेशन का, कवानीन कवानीन बनाने वालों का, वो यही है। वो ये चाहते हैं कि जितने सख्त कानून बना सकते हो वो बना लो। लेकिन राइटर ये कहता है कि देखें, ये क्राइम कंट्रोल करने का तरीका नहीं है। अगर हम क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो शायद हमें किसी और चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो हमारे पास क्या है कि हमें यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो वो बताना ये चाहता है कि मिसाल के तौर पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फॉर्म ऑफ स्पीच या पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है वो उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है। तो जी राइटर के मुताबिक जो है, अगर आप किसी भी लॉ को, किसी भी चीज को इतनी दफा इम्प्लीमेंट करते हैं कि लोगों के लिए वो हार्चर, आप जो है वो चीजों को बनाते चले जाते हैं, सख्त करते चले जाते हैं, इट मीन कि आप उनको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ट्रेडिशनल वॉर ऑन क्राइम एक रियास जो हमारे पास रवायती तरीकेकार था, जिसमें हम रवायती चीजों को अप्लाई कर रहे हैं टाइम एंड अगेन। वो कहते हैं कि इट्स नॉट अ प्रॉपर वे कि जिससे आप चीजों को कंट्रोल कर। सो जी, तरीकेकार क्या है, हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कहना क्या चाहता है? राइटर बताने की कोशिश करता है कि अब हमने कंट्रोल करने के नए तरीकेकार ढूंढने शुरू कर दिए। अब क्या करने शुरू कर दिए हैं? अब हम, पहले होता था लोगों के लिए सजाएं बढ़ाते चले जाते थे, अब हमने कलेक्टिव कंट्रोल का तरीकाकार जो है वो बनाया। ये क्यों लिखा होता है बिल के ऊपर
कि जुर्माने से बचने के लिए अपने बिल को जो है वो लास्ट डेट से पहले जो है वो जमा करवा दें। ये क्यों लिखा होता है कि सर्दियों में जो गैस है इसका जिन्होंने भी वो कंप्रेसर का इस्तेमाल किया तो उनको 2 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, ये क्यों लिखा होता है? मुख्तलिफ जगहों पे कि तोड़ फोड़ करने वाले को जुर्माना किया जाए। राइटर कहता है कि अब जो कंट्रीज है ना, उन्होंने लोगों के अंदर फियर पैदा करने के लिए कम्युनिटी क्राइम प्रिवेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। अब क्यों लिखा हुआ होता है कैंट और उसके बाहर कि यहाँ पर जो है वो गेटेड कम्युनिटीज में लोगों का दाखिला मना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि राइटर ये बताना शुरू कर रहा है तो वो जो रवायती तरीका होता था ना, कवानीन बनाते चले जाओ कवानीन बनाते चले जाओ, अब वो वाला तरीकेकार नहीं है। अब तरीकेकार बदल रहा है, अप्रोच टू क्राइम बदल रही है। और वो क्या है कि अब इंडिविजुअल्स को कंट्रोल इस तरह से करो कि उनके अंदर डरावा डर जो है वो उनके अंदर कायम कर दो। ठीक है, और वो डर कायम करना ही वो बेसिकली कहता है कि ये है आपकी प्रिवेंशन जो है। ठीक है, प्रिवेंशन जो है वो अब लोगों को आप जो कंट्रोल करने जो है, हाँ आप कैमरा की जद में तो आप उनके अंदर फियर पैदा कर दें। ठीक है, अब आप जो है वो ज्यादा मुजरिमों से परेशान नहीं है, आप उनके अंदर जो है वो कल्चर ऑफ फियर कर दें। देखिए बड़े बड़े स्टोरों में लिखा होता है कि यहाँ से चीज चुराने वाले की जो है वो वीडियो यूट्यूब पे चढ़ा देंगे। तो अब सियासतदान जो है ये वीडियोस पाकिस्तान में बनती हैं, क्यों बनती हैं? पॉलिटिक्स ऑफ फियर होता है। तो लोगों के अंदर अब फियर डालना चाहते हैं। वो कहता है कि अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी में जो नई अप्रोचेज आ रही हैं वो ये हैं कि इंडिविजुअल्स के अंदर फियर डालो, लेवल ऑफ सर्विलेंस बढ़ा दो। ठीक है, और उन्हें हम जो है वो कहेंगे कि अब जी हमारे पास प्रीवियस जो है जो ट्रेडिशनल वर्ड से हट गए हैं, क्रिमिनोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब हमने पॉलिटिकल साइंस साइंस के अंदर जो है वो चले गए, सियासत के अंदर चले गए। और हमने देखा कि अब वॉर एंड क्राइम बदल गया, क्रिमिनल लॉ बदल गई, जो हार्शर तरीकेकार थे वो हमने तब्दील किया। ठीक है, और अब हमने प्रिवेंटिव जो है वो फील्ड की तरफ आ गए कि लोगों को हमने जो है वो अब प्रिवेंटिव लेके आना है, इनके अंदर डर जो है वो पैदा करना। ये हमारे पास था, ये हमारा जो छठे नंबर पे पॉइंट। अब लास्ट हमारे पास है प्रोस्पेक्ट्स इन द लीव ऑफ कंक्लूजन। ये आसान है। एक बंदा था जिसका नाम रेने वैन स्वेंगन था। रेने वैन स्वेंगन ने कहा कि यार एक सवाल है मेरे जहन में। वो मेरे जहन में क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हम लोग जो है वो क्रिमिनोलॉजी को ही क्यों पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जबकि ये सारे का सारा काम तो सोशियोलॉजी भी पूरा कर सकता है, ये तो साइकोलॉजी भी पूरा कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी कर सकता है, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी भी करता है, ऐसा क्यों है? सो उसने ये देखने की कोशिश की कि भाई देखें अगर जो है वो ये करता है तो वो इसका कोई एक खास किस्म का जो है एक इंटरेस्ट है, एक खास लेवल है जिसपे क्रिमिनोलॉजी की कमांड ज्यादा है, और वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर मैं दोबारा इसको बता दूं, एक बंदा जिसका नाम रेनी वैन सेंगियन था, इसने क्वेश्चन किया कि हमें क्रिमिनोलॉजी को अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ने की क्यों जरूरत है, क्यों हम इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो उसने बताया कि इसकी वजह यह है कि हम लोग जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दूसरे कोई सब्जेक्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते, कोई दूसरा जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उनके अपने प्रोसीजर्स हैं, इस सब्जेक्ट का अपना एक प्रोसेस है। ये प्रोस्पेक्ट इन ल्यू ऑफ कंक्लूजन को हम जैसे ही दोबारा ज्वाइन करते हैं यहीं से चलेंगे, और उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएंस समझना है। ये हमारे पास इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आसान है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा और फिर हम जो है वो मूव ऑन करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि फौरन से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास तो 21 मिनट्स है। पर मेरी कोशिश है कि अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझा के भेजा जाए। ठीक है, ये प्रोस्पेक्ट इन व्यू ऑफ कंक्लूजन को समझते हैं और फिर आगे चलते हैं, लेकिन उसके लिए मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो उसी लिंक से ज्वाइन कीजिए।